एमएससी एंट्रेंस के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 मैं हूँ एनआईटी जालंधर में। ऑल इंडिया रैंक 2 भी एनआईटी नागपुर था। ऑल इंडिया रैंक 3 जामिया है। उसके बाद डीयू में ऑल इंडिया रैंक 6 थी। तो जो मैंने रिसर्च की और रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए, क्या मैं उनका पेटेंट ले सकता हूं अपने पेपर सर का? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो और लेना भी चाहिए। लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 की जॉब है तो एट प्रेजेंट 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लगभग आप मान के चलिए 56,100 बेसिक पे है। आईएएस वगैरह जो लगते हैं, एसडीएम वगैरह जो लगते हैं, उनको इनिशियली जो सैलरी मिलती है सेम सैलरी है, सेम ग्रेड पे है, सेम लेवल है, तो इट इज़ ए हैंडसम सैलरी। एनसीईआरटी को अंडरलाइन अगर आप करके टीचर आपको इंग्लिश की हिंदी बता रहा है तो दैट इज़ मियर लिटरेचर, वो तो कहानी बता दी गई। उसके पीछे जो साइंस की वाइब है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, अगर वो नहीं बताई गई है, जो कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया है, तो फिर तो साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मुझे पेटेंट की जॉब नहीं करनी है, मुझे ओएनजीसी नहीं करनी है, तो मैं फॉर्म ही फिल नहीं कर रहा हूँ। मतलब बिफोर गेटिंग समथिंग इनटू हिज और हर हैंड्स वो सेलेक्टिव नेचर दिखा रहा है कि मैं इन दोनों में से ये नहीं करूंगा। नमस्कार। स्ट्रीम से ड्रीम की सीरीज में आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो एक ऐसी पोस्ट पे हैं जिनको हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन उस पोस्ट के बारे में ये नहीं पता कि वो पोस्ट कैसे तो पाई जाती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक आईएएस लेवल की पोस्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटेंट ऑफिसर की। आज हमारे साथ हैं पेटेंट ऑफिसर मिस्टर रोहित कुमार। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सो मच फॉर हैविंग मी हियर। रोहित, वैसे तो मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूं, बचपन से ही जानता हूं, लेकिन आज एक ऐसा पॉडकास्ट है हमारा जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप जिस पोस्ट पे भी गए हैं, पेटेंट ऑफिसर, ये पोस्ट किस तरह की तो ये पोस्ट है और इस पोस्ट में क्या क्या काम किया जाता है, हमारे ऑडियंस को सब कुछ थोड़ा बताएं। लेकिन उससे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें सब स्टूडेंट्स को। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज से की है और उसके बाद एमएससी भी डिपार्टमेंट से ही की है, डीयू से। उसके बाद अगर हम लोग प्रोफेशन और थोड़ा सा एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव एमएससी एंट्रेंस के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 मैं हूँ एनआईटी जालंधर में। ऑल इंडिया रैंक 2 भी एनआईटी नागपुर था। ऑल इंडिया रैंक 3 जामिया है। उसके बाद डीयू में ऑल इंडिया रैंक 6 थी और उसके बाद फिर CSIR नेट JRF ऑल इंडिया रैंक 86, ये कह लीजिए कि बिफोर जब मैंने एमएससी में एंट्रेंस लिया उससे पहले था। और IIT जैम ऑल इंडिया रैंक 327 है मेरी। ये तो एकेडमिक्स हो गया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो 2 कैरियर मैंने परस्यू किए हैं। बिफोर गेटिंग इनटू पेटेंट्स मैं एक टीचर रहा हूँ, तो 2010 ऑनवर्ड्स ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। 11th-12th पढ़ाया, नीट जेई के बच्चों को कुछ पढ़ाने का सौभाग्य मिला। फिर उसके बाद मैंने 2014 ऑनवर्ड्स केम अकेडमी, वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, या मैं ये कहूँ कि दी बेस्ट इंस्टीट्यूट IIT जैम वगैरह के लिए, तो वहाँ मुझे पढ़ाने का एक अवसर प्रदान हुआ। 2014 से मैंने वहाँ पढ़ाया है। 2019 तक, जब तक जॉब नहीं लगी थी, तो वहाँ मैंने पढ़ाया है। तो ये कह लीजिए 11th-12th नीट जेई जैम नेट गेट सब बच्चों को पढ़ाने का अवसर प्रदान हुआ। बहुत सारे बच्चे मिले, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद 2019 से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो पेटेंट्स की जर्नी शुरू हुई और अब कह लीजिए ऑलमोस्ट 7 ईयर्स डन, तो अब पेटेंट की जर्नी चल रही है। अच्छा, ये जो पेटेंट की आपने जर्नी बताई, तो ये बताइए सर, ये पेटेंट होता क्या है? व्हाट आर पेटेंट्स? देखिए सर, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से हम चलें तो थोड़ा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए कि ये टेक्निकल लीगल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, हम पेटेंट्स एक्ट पढ़ते हैं, तो लीगल टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स में ना जाके अगर हम सिंपल टर्म्स में मैं समझाऊं, तो बेसिकली मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल ने कोई भी इन्वेंशन किया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी कंपोजिशन बनाई, कुछ भी बनाया, आपको लगता है कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई है जिसमें आपका यूएसपी है, आपने अपनी मेहनत से, जैसे वैक्सीन हो गई, दवाई हो गई, कोई सिंपल भाषा में ले लीजिए, तो आपने कोई भी चीज़ बनाई है
और आपको लगता है कि भाई ये आपकी खुद की इन्वेंशन है। देखिए, अगर मैं कोरिलेट करूं जिससे हमारी ऑडियंस भी कोरिलेट कर पाएगी, वो है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो दिखती है, प्लॉट्स वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं। तो हम लोग एक्चुअल में क्या कराते हैं, उन जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भाई हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए और हमने अपनी प्रॉपर्टी को क्या करा लिया, रजिस्ट्री करा ली। वैसे ही एक इन्वेंशन का वो एक प्रॉपर्टी है, तो ये कह लीजिए पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन, ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और वर्ड इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ माइंड, जो आपने दिमाग से बनाई है। तो आप कोई भी चीज अपने दिमाग से बना रहे हो, आपने एक दवाई बनाई, आपको लगता है कि भाई हमारी सोसाइटी में इस चीज की रिक्वायरमेंट है और आपने वो चीज बनाई, और जब आप उसको पेटेंट ले रहे हो तो इसका मतलब है आपको गवर्नमेंट एक राइट्स दे रही है टू यूज दैट इन्वेंशन, और कह लीजिए थोड़ा सा कमर्शलाइज दैट इन्वेंशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक दवाई बनाई, पेटेंट के लिए जैसे मैं बात करूं तो टर्म हमारी 20 ईयर्स होती है, तो 20 साल तक आप उसको कमर्शलाइज बेच सकते हो, आप उस पर फर्दर मॉडिफिकेशन करके कुछ और एड ऑन करके और बेहतर उसको बना सकते हो। उस टर्म में अगर मान लीजिए मुझे उसको यूटिलाइज करना है, मुझे उसको बेचना है, किसी भी प्रकार में यूज करना है, तो फिर मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज को बेचने के लिए। तो एक कह लीजिए एक राइट्स आपको मिलते हैं। और थोड़ी सी सिंपल भाषा में करें, आजकल जैसे आप लोग देखोगे कॉपीराइट्स वगैरह शायद हो सकता है लोगों ने ज्यादा सुना हो। गांव वगैरह में एक वर्ड बहुत फेमस है, पेटेंट। भाई इसने तो पेटेंट करा लिया, ये तो इसका पेटेंट वर्ड है। तो पेटेंट वर्ड फिर भी लोगों ने सुना है, लेकिन हो सकता है एक्चुअल मतलब ना पता हो। कॉपीराइट समथिंग, आपने कुछ लिखा तो आप देखते होगे कि जो भी इवन इंडस्ट्रीज या मूवीज वगैरह में आप देखते होगे कि लोग अपना काम, जैसे म्यूजिक राइट्स है उनका कॉपीराइट लेते हैं। आजकल मूवीज आ रही है, धुरंधर अभी रिसेंटली आई है, तो आप देखोगे कि पुराने गाने जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो या तो सेम प्रोडक्शन टीम होगी भाई, जिसके पास पहले राइट्स थे उसी का अगर प्रोडक्शन हाउस आता है तो वो यूज करते हैं। अगर किसी और का रहा है तो फिर क्या होता है, पहले उन लोगों को उनके राइट्स लेने होते हैं कि भाई हम आपकी ये चीज यहाँ यूज कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हो उसके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ये कह लीजिए सिंपल भाषा में, हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको राइट्स प्रदान करते हैं कुछ टाइम के लिए कि भाई ये आपका राइट है कि आप इसको यूज और सेल कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को। अगर हम पेटेंट्स वगैरह की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोका कोला या कोई भी है, तो हम लोग जब भी मार्क के लिए कोई भी चीज आती है तो वो एक जैसे ब्रांड नेम डिफरेंट क्लासेस होती है जिसमें वो अपने मार्क को रजिस्टर कराते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप केवल नाम ले रहे हो जियो, फिर हो सकता है उसके साथ आप लोगो भी ले रहे हो। तो जो भी लोग, मैं जरूर आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, जैसे ट्रेडमार्क वगैरह के लिए जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में मैंने कोई भी स्टेशनरी की दुकान खोल ली, मान लीजिए रोहित स्टेशनरी करके मैंने खोल लिया, और मैं फिर उसका मार्क लेने के लिए बाद में रजिस्टर करता हूँ। पहले मैं सारी, मान लीजिए जो भी मेरी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है या जो भी मेरे को उसके लिए सैम्पलिंग वगैरह बनानी होती है वो मैं प्रिंट करा लेता हूँ, फिर मैं मार्क के लिए जाता हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि रोहित स्टेशनरी बहुत कॉमन वर्ड है। आप एक चीज समझिए ना, जैसे स्विगी आया, जोमेटो आया, तो क्या जोमेटो को सुन के कोई बता सकता है कि वो क्या काम कर रही होगी? क्या स्विगी की केवल वर्ड सुन के कोई बता सकता है वो कोई काम कर? तो लोकल लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक गलती ये करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरा नाम, और जो मैं काम कर रहा हूं उसको लेकर रजिस्ट्रेशन की तरफ भागते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, आप कोई भी एक यूनिक नेम ढूंढो। आप यूनिक नेम, उसके बाद जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आप यूज करो ना कि मैं मसाले बेच रहा हूं, मैं दवाई बेच रहा हूं। उसमें रोहित मेडिकोस से ही दवाई बिकेगी कोई जरूरी नहीं है। रोहित बहुत मिल जाएंगे, रोहित नाम से कितने मार्क होंगे, किसी भी नाम से XYZ, मेडिकोस कितने ही सारे हैं। तो कुछ यूनिक आप चलिए मार्क के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है जो चीज होती है। और एक यूनिक मार्क आप लेके चलिए, यूनिक नाम लेके चलिए, और जो भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये चीज आप कह लीजिए कि देखो, जब आप कोई भी यूनिक नाम लेके चलते हो ना, तो वो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर मेरे पास जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस के आगे अगर मैं रिलायंस मेडिकोस लगाऊंगा तो दैट विल बी कन्फाइंड टू अ मेडिकल स्टोर, मेडिसिन ओनली। तो उसके आगे मैं क्यों यूज करूं, क्यों ना मैं उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकता हूं। भाई कोई भी कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो इट कैन वेरी वेल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। तो क्यों मैं केवल मेडिसिन में करूं, क्यों ना मैं किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए जाऊं, क्यों ना मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जाऊं। तो इस पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यूनिक नेम अगर लेके चलेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और अगर पेटेंट्स की बात की जाए तो पेटेंट्स इज समथिंग रिलेटेड टू एन इन्वेंशन, जो आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह कंपोजिशन के लिए कर रहे हो, मोर और लेस कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। हाँ, थोड़ी डिटेलिंग वगैरह में जाते हैं तो फिर और थोड़ा सा आप सर्च वगैरह आप करेंगे तो चीजें मिल जाती है आराम से। अच्छा, मेरे को जैसे समझ में आया, जैसे मान लो मैंने अपनी पीएचडी में DTU से जब पीएचडी की,
तो जो मैंने रिसर्च की और रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए, क्या मैं उनका पेटेंट ले सकता हूँ अपने पेपर सर का? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो और लेना भी चाहिए, खासकर रिसर्च फील्ड में। इसके लिए अभी ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था नीपैम का, जहाँ पे अवेयरनेस कराई गई थी। तो आप ये कह लीजिए लाखों स्टूडेंट्स और 1000 प्लस इंस्टीट्यूट्स तक अवेयरनेस गई है। ठीक है, यही चीज़ समझाने के लिए कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने रिसर्च किया, आपने किसी भी चीज़ पे कुछ भी काम किया है, तो आपको पेटेंट लेना चाहिए, क्यों ना लिया जाए। बस ये थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है कि एक सेक्शन होता है, मैं अभी ज़्यादा टेक्निक में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, आपने कहीं भी पब्लिश किया, जैसे आप लोग कहीं भी सेमिनार्स वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे अपना पेपर वगैरह पब्लिश करते हो, डिफरेंट आईआईटीज़ वगैरह जाते हो, जहाँ भी जाते हो, तो जहाँ भी आपका पब्लिकेशन हो रहा है, तो ऐसा होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ दैट पब्लिकेशन विदिन 12 मंथ्स अगर आप फाइलिंग कर लेंगे, तो जो आपने वहाँ पहले प्रेज़ेंट किया, वो ही आपका प्रायर आर्ट नहीं बनता है। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, तो फिर आपने जो वो पब्लिश कर दिया है, तो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि आपको पेटेंट वगैरह ना मिले। तो अ, चलो मूविंग अवे फ्रॉम टेक्निकलिटीज़, मैं सीधा ये कहूँगा कि जो भी इंडिविजुअल खासकर रिसर्च में जो भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कंपाउंड बना रहे हैं, उनका प्रोसेस बना रहे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन सबसे ज़रूर मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हो, उसका आप पेटेंट लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई आप उससे कमर्शियलाइज़ कर सकते हो, कमर्शियल एंगल अगर आप उससे जोड़ सकते हो, तो फिर तो वेल एंड गुड है सर। बहुत बढ़िया। अब जैसे इस जॉब का मैंने बताया, आपने खुद ही बताया कि इसमें जो भी काम होता है आपने बताया। अब ये जॉब थोड़ा उस एंगल से बताइए, किस लेवल की जॉब है? जी। एज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आपने बताया। और क्या पे स्केल होता है, क्या पे ग्रेड है? थोड़ा-सा मतलब ये और एक्सप्लेन करो। सर, दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिव भी। अगर एब्सोल्यूट बात करें तो लेवल 10 पे रिक्रूटमेंट होती है और बीइंग डेजिग्नेटेड एज़ एग्ज़ामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन्स। फिर हम लोग फर्दर ऊपर जैसे-जैसे प्रमोट होते हैं ऑफिसर्स, तो असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर, सीनियर जॉइंट कंट्रोलर्स मूव ऑन करते हैं। लेवल 10 की जॉब है, लेवल 10 की जॉब है, तो एट प्रेज़ेंट 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लगभग आप मान के चलिए 56,100 बेसिक पे है। उस पे फर्दर ऐड ऑन अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जैसे ही कोई भी एग्ज़ामिनर रिक्रूट होता है ऑफ़िस में। तो आज के टाइम में आप कुछ नहीं तो रफ़ली मान के चलिए 1 सवा लाख रुपए के आस-पास, मतलब सवा लाख रुपए के आस-पास ग्रॉस बन जाएगी अगर आज भी कोई रिक्रूट होता है। ये तो हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स। फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे डीए, एचआरए ये सब रिवाइज़ होता रहता है और आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं रिलेटिव स्केल की, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो गवर्नमेंट सेक्टर में होगी वो शायद लेवल 10 समझ पाए कि भाई 5600 से बेसिक शुरू हो रही है, या फिर 4600, 5400, 6600 ये ग्रेड पे उनके लिए थोड़ा-सा आसान रहता है। औरों के लिए मैं बताऊँ तो रिलेटिव स्केल पे बात करूँ तो जो हमारे यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस वगैरह लोग जो जाते हैं, वो भी लेवल 10 से रिक्रूट होते हैं। मैं स्टेट कैडर से जाने के लिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सिंपल एक जनरलाइज़ कर रहा हूँ, तो लेवल 10 से ही उनकी रिक्रूटमेंट होती है। सेम पे ग्रेड से शुरुआत होती है, तो हमारी सोसाइटी में अगर कोई यूपीएससी क्लियर करके केवल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में कंपेयर कर रहा हूँ, वर्क लाइफ या बैलेंस लाइफ से मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो निभा रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि आईएएस वगैरह जो लगते हैं, एसडीएम वगैरह जो लगते हैं, उनको इनिशियली जो सैलरी मिलती है, सेम सैलरी है, सेम ग्रेड पे है, सेम लेवल है, तो इट इज़ अ हैंडसम सैलरी। ठीक है? हम लोग थोड़ा-सा जिनको नहीं पता होता है, एसएससी वगैरह जाते हैं कि भई वो ये ऑफिसर लग गया, वो ऑफिसर लग गया, तो जनरली वहाँ लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 तक वहाँ तक रिक्रूटमेंट होती है, बड़ी भी होती है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ। तो इट इज़ अ हैंडसम सैलरी और अ मोस्ट प्रोबेबली 8th पे कमीशन ऑन द वर्ज है, तो उसके बाद तो शायद और अच्छी सैलरी होगी। तो सैलरी पर्सपेक्टिव में कह सकता हूँ बहुत अच्छी सैलरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज़ आपके पास कोई भी इन्वेंशन आ रही है, आप उसको पेटेंट दे रहे हो, मान लीजिए कोई भी सोसाइटी में कोई भी परेशानी आई, कोई भी बीमारी फैल रही है, उसके लिए आपने कोई भी मेडिसिन बनाई है, कोई भी वैक्सीन बनाई है और वैक्सीन के लिए आपको पेटेंट मिल रहा है, वो सोसाइटी में समाज में वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है, तो सोशली आप मान के चलिए कितना बढ़िया काम कर रहे हो। और कमर्शियल तो आप कितना भी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसको आप कमर्शलाइज़ कितने भी बड़े स्केल पे कर सकते हो।
तो जब पेटेंट एक ऑफिसर दे रहा है तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आप मान के चलिए ये आपके ऊपर है कि आप जब जॉब कर रहे हो, आप भी टीचिंग में बहुत सालों से रहे हो, तो टीचिंग में मैं जाऊं, अपने घंटे के हिसाब से पढ़ा के आ जाऊं और आप बच्चों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आज के टाइम में तो मुझे लग रहा है कि इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बच्चों को नहीं कर रहे हो, तो फिर आप टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहे हो। तो आप किसी भी जॉब को कैसे कर रहे हो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके कर रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, और मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है और अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है। रोहित जी, ये बताइए कि 11th-12th के बच्चे जो 10th करके एक स्ट्रीम लेते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे कि उन्हें ये बताया जाए कि 11th-12th के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस, ताकि उन्हें एक पूरा एक रूट पता लग पाए कि यहाँ तक कैसा पहुँचा जा सकता है। सर सबसे पहले तो अगर हम लोग 11th-12th से स्टार्ट करें तो 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, जो लोग साइंस परस्यू कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो पेटेंट के लिए 14 फील्ड्स 14 डिसिप्लिन्स होते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग कमेंट्स में पीडीएफ वगैरह अटैच कर देंगे जो बिल्कुल प्रिसाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएगा, लेकिन मैं जनरलाइज करूँ तो जैसे बायोटेक, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फूड एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल है, पॉलीमर है, फिर इंजीनियरिंग साइड से केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह है। तो टोटल 14 स्ट्रीम्स हैं जिसमें जो डिसिप्लिन्स है जिसमें हम लोग पेटेंट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेंडेंसी एंड ऑल। तो सबसे पहले 11th-12th में साइंस लेने के बाद जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है तो दो रूट जनरली अपनाता है, एक बीटेक से इंजीनियरिंग फील्ड से आगे बढ़ता है और एक बीएससी मास्टर्स करते हुए बढ़ता है। तो जो भी बीटेक साइड है, इंजीनियरिंग साइड है, वहाँ से जो मिनिमम डिग्री जनरली है दैट इज़ बैचलर डिग्री, और बीएससी वगैरह से जब हम रूट लेते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है दैट इज एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये चीज़ मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो 21 है, और मैक्सिमम अप टू 35, फिर जो सर्टेन रिलैक्सेशंस वगैरह होते हैं वो सब होते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ 3 टियर एग्जाम। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, अभी जो हुआ था मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ, फर्दर क्या कुछ हो सकता है इट डिपेंड्स, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होता है। प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और इस बार कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत 15 to 20% आईपीआर का भी था, बेसिक आईपीआर था। मेंस में हम जाते हैं तो 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 अगेन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, जिसका सिलेबस आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रीलिम से ओवरलैप करता है, और फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है मेंस में वो सब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए जो भी आपकी स्ट्रीम रही होगी उसमें पेपर होता है, एंड देन गोज द इंटरव्यू जो टियर 3 है। ये इसका प्रोसेस है सर। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे अभी आपकी पोस्टिंग दिल्ली है, अभी अभी आपने बताया, तो क्या ये ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है? ये थोड़ा और बताना एक बार हमें। जॉब सर, जॉब ट्रांसफरेबल है, और अभी जो मेन ऑफिस है वो मेट्रो सिटीज़ में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। फिर ट्रेनिंग सेंटर हमारा नागपुर में है। तो इनिशियली जब भी कोई रिक्रूटमेंट होता है तो यूजुअली जैसे ट्रेनिंग वगैरह नागपुर में होती है। हाँ, पेटेंट ऑफिस इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन हम कह सकते हैं, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको आगे डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट लोकेशंस में भी पेटेंट ऑफिस देखने को मिले। आप अपनी थोड़ी सी एक बार जो भी आपने इतनी कैसे तो आपने ज्वाइनिंग की हुई होगी, किस तरह की ट्रेनिंग हुई है, और कैसे कैसे आपने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया या क्या क्या फेस किया, थोड़ा ये भी बताइए ऑडियंस को। अपनी बात करूं तो सर, बीएससी मैंने स्टार्टिंग की केमिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज से की है। फिर उसके बाद एमएससी भी मैंने वहीं से की है, बीच में 1 साल का ड्रॉप था। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पढ़ने के लिए मुझे समय मिला, जिससे आप कह सकते हो कि जो टीचिंग करियर रहा या अभी भी सब्जेक्ट है उस पर ठीक ठाक कमांड है, तो उसने बहुत चीज़ें हेल्प की। और आज के बच्चों के लिए मैं ज़रूर आपके थ्रू आपके ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा कि 11th-12th में जब बच्चा साइंस ले रहा है तो उसको ये सब समझने की ज़रूरत है कि साइंस को आप लिटरेचर की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये की है कि चाहे पढ़ाने वाले टीचर हों, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो
मैंने चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये रही है कि आजकल मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग बने बनाए बहुत पुराने बाबा आदम के ज़माने के नोट्स को वही कैरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन्हीं नोट्स को, और दे आर नॉट नॉट अप टू द मार्क। आज की जो साइंस की रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, फिर उसके बाद अभी भी आप इवन 11th-12th का भी अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे डाउन 5 ईयर्स से कंपेयर करोगे तो बहुत चेंज हो चुका है। सर्च एंड रीजनिंग है, एमसीक्यू बेस्ड है, पहले प्योर सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब केस स्टडी आ रही हैं, तो डिमांड ऑफ द एग्जाम चेंज हो गई है। तो मैं जरूर आप ऑडियंस में जो भी बच्चे 11th-12th के जा रहे हैं साइंस के लिए, उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस को साइंस के तौर पे पढ़िए। साइंस के तौर पे कैसे, आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी को अंडरलाइन अगर आप करके टीचर आपको इंग्लिश की हिंदी बता रहा है तो दैट इज मियर लिटरेचर, वो तो कहानी बता दी गई। उसके पीछे जो साइंस की वाइब है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, अगर वो नहीं बताई गई है, जो कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया है, तो फिर तो साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। आपको अभी लगेगा, एक बारी में ये भी हो सकता है कि आप चलो रट के थोड़ा सा याद करके मार्क्स ले भी आओ, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाके आपको परेशानी फेस करने को मिलेगी। तो उस चीज से ऑडियंस को जरूर बचना चाहिए। दूसरी चीज, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। सेकंड थिंग, आप जब ये सीरीज आप लेके आए हो तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, जिससे बच्चों को पता चलेगा एटलीस्ट कि भाई 12th के बाद हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन फील्ड्स में मूव ऑन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 11th-12th के जो बच्चे हैं, 10th करने के बाद हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो बिफोर फाइनलाइजिंग देयर स्ट्रीम, मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा होमवर्क करें, एक बार बैठे देखे कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ। पॉपुलेशन हमारी एक्सपेंड कर रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो 10th के बाद बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को अपना थोड़ा सा ना होमवर्क करके अपना जो टैलेंट है वो उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसमें टीचर्स का बहुत क्रूशियल रोल है, पेरेंट्स फैमिली का बहुत क्रूशियल रोल है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई हिडन टैलेंट है, या किसी फील्ड में वो अच्छा कर रहा है, तो अगर उसी में परस्यू करेगा तो उसका सक्सीड है, सक्सेस मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा रिलेटिव हो गया है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन मैं कहूंगा कि बच्चों को आगे बढ़ेगा। इतना आउटपुट अपॉन इनपुट जो रेशियो है वो उसका बढ़ेगा, तो उसको मिनिमम एफर्ट्स पे मैक्सिमम कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो शायद चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। देखो, हम अक्सर बात करते हैं इंडिया को डेवलप बनना है, इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। उसके लिए मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल जब अपना रोल अदा करेगा, उसको लगता है कि भाई मैं इस फील्ड में अच्छा हूं, आप एक अच्छे बेहतरीन टीचर हो, आप अच्छा पढ़ाओगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए स्टूडेंट, अच्छा पढ़ना, अच्छा सब्जेक्ट सीखना, फिर उसको आगे उसका स्कोप को एक्सपेंड करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना, तो सोसाइटी में इंडिविजुअल से चेंज आएगा। तो आप 10th के बाद एक बार थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, देखिए आप किस चीज में हो, भेड़ चाल मत चलो। बीटेक सब कर रहे हैं तो मैं बीटेक के लिए बढ़ रहा हूँ, सब एसएससी की कोचिंग ले रहे हैं तो मैं भी एसएससी के लिए जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। एक टाइम बाद, मैंने अपने टाइम पे सर बहुत सारे बच्चों को बीएससी करने के बाद, केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद एसएससी की कोचिंग लेते हुए देखा है। तो लगता है कि शायद थोड़ी सी चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा क्लियर आप एक पाथ बना के चल सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, वो मैं बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप एक प्लान ए प्लान बी से चलिए। व्हाट इफ नॉट दिस, तो ये होगा। जैसे पेटेंट की मैं बात करूं तो आप सिलेबस देखिए, आप एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जॉब निकलती है उसका सिलेबस देखिए, जियो साइंटिस्ट का सिलेबस देखिए, सीएसआर नेट देखिए, पेटेंट देखिए, ओएनजीसी का सिलेबस देखिए, आप देखोगे सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। तो व्हाई ओनली टू टारगेट पेटेंट्स ओनली, आप क्यों पेटेंट को केवल टारगेट कर रहे हो? आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए ना, उसके बाद जो भी वैकेंसीज निकल रही है आप फिल कीजिए, फिर आप देखिए। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मुझे पेटेंट की जॉब नहीं करनी है, मुझे ओएनजीसी नहीं करनी है, तो मैं फॉर्म ही फिल नहीं कर रहा हूं। मतलब बिफोर गेटिंग समथिंग इनटू हिज और हर हैंड्स, वो सेलेक्टिव नेचर दिखा रहा है कि मैं इन दोनों में से ये नहीं करूंगा। आप चूज तब कर सकते हो जब आपके हाथ में ऑप्शंस होंगे। तो आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए ना, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस है प्रिपरेशन करना, सिलेबस देखना कहां ओवरलैप कर रहा है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे कितने मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर द एग्जाम, आप उस पर काम कीजिए। जो भी फॉर्म्स निकल रहे हैं आप फिल कीजिए। जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे तभी तो हम लोग भी आपकी हेल्प कर पाएंगे, हम लोग आपको बता पाएंगे इन दोनों के ये प्रोज और कॉन्स है, देन वी विल डिस्कस, और शायद तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। बच्चों के लिए, टीचरों के लिए भी एक छोटा सा मैसेज ये रहेगा कि
साइंस को प्लीज साइंस की तरह पढ़ाइए, ठीक है। उसकी जो सोल है वो खींच के उसको लिटरेचर मत बनाइए। बच्चों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा क्रिएटिव होके स्मार्ट स्टडी कीजिए, पेपर की डिमांड समझिए क्या है, ठीक है। एंट्रेंस देने से मत घबराइए, एक एग्जाम है, इफ यू आर गुड इनफ तो आप क्लियर करोगे, नहीं देने से तो वो वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये था आज का स्ट्रीम से ड्रीम का एपिसोड रोहित कुमार सर के साथ, जो कि थे हमारे साथ पेटेंट ऑफिसर। और पेटेंट ऑफिसर के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई ऐसी जॉब है जो आपकी ड्रीम है और आप चाहते हैं उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।